राम राम। दिस इज आदित्य, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल और साथ ही साथ देखने वाले हैं बहुत सारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बोले तो मैक्रोज देखने वाले हैं, उसके टाइप्स देखने वाले हैं, 3-4 टाइप के टाइप्स देखने वाले हैं मैक्रोज के। उसके बाद अपन देखने वाले हैं ग्लोबल फंक्शंस क्या होता है, उसके बाद इनलाइन फंक्शंस देखेंगे और ऐसे बहुत सारी और भी 2-4 चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन रेफरेंस वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, जैसे गॉड शिव, लॉर्ड शिव, तुमने नाम सुना होगा भगवान शंकर का। तो जैसे मान लो शिव है, उनको कोई है ना शिव बोलता है, कोई उनको शंकर बोलता है, कोई उनको रुद्र बोलता है, कोई उनको महादेव बोलता है। ठीक है, तो उनको बहुत सारे अनंत नामों से जाना जाता है, पर वो है तो एक ही एंटिटी, एक ही एनर्जी, एक ही डिवाइन। ठीक है, तो उनको अपन अलग अलग नामों से जानते हैं। वैसे अपन जैसे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं अपने कोड में, इंट ए इज इक्वल्स टू 5। तो बैक एंड पे मेमोरी में क्या होता है, रैम में ऐसा एक डब्बा या फिर एक ऐसी एक 4 बिट की मेमोरी इंटीजर के लिए असाइन हो जाती है, जिसको अपन ए बोलते हैं। इसके अंदर कुछ 5 होता है, इसका कुछ एड्रेस होता है। इतना अपन ने अभी तक पॉइंटर की वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यार जैसे ना मैं किसी एक एंटिटी को अपने मल्टीपल नेम से, जैसे नॉर्मल लाइफ में जैसे किसी इंसान के घर पे नाम अलग होता है, कॉलेज में स्कूल में वाला नाम अलग होता है। ठीक है, तो वैसे ही है ना, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं किसी और नाम से ही बुला पाऊँ। जैसे अभी तो क्या मैं इसको किस तरीके से इस फंक्शन की इस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। एक तो सिंपल ए करके प्रिंट कर सकता हूँ और एक पॉइंटर बना दूँ मैं, इंट स्टार पी टी आर, और उसमें रेफरेंस दे दूँ ए का। तो ऐसे मैं पी टी आर की मदद से भी फिर इस वाली मेमोरी को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन पीटीआर वाला जब भी लिखूँगा लाइन, तो क्या होगा कि एक ऐसा डब्बा बनेगा और वो क्या होगा, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल शो करेगा। ये 100 लेगा, इसका नाम पीटीआर होगा, इसका खुद का अलग से एड्रेस होगा और ये इस वाली मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा। ऐसा पॉइंटर में होगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, पॉइंटर बनाते यार मैंने ना एक अलग से एक्स्ट्रा स्पेस ले ली मेमोरी में। 8 बिट की 64 के केस में, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, और 4 बाइट की स्पेस लेगा 32 बिट की। ये अपन ने सब पढ़ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक तो ए नाम से तो बुला ही पा रहा हूँ। अगर मैं पॉइंटर बना के इसको बुला रहा हूँ, तो ये मेमोरी में स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बढ़ रही है। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ विदाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करे मैं इसको मल्टीपल नेम से बुला पाऊँ। मतलब रेफरेंस वेरिएबल से मैं क्या चाहता हूँ, सेम मेमोरी एड्रेस पॉइंटेड या फिर कॉलिंग कॉल बाय मल्टीपल नेम्स। ठीक है, स्पेलिंग राइटिंग दोनों अवॉइड करो, पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक ही मेमोरी एड्रेस को है ना अपन मल्टीपल वेरिएबल से, फिर मल्टीपल नेम से उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं कोई अलग से मेमोरी नहीं बनाना चाहता इसको, मतलब मैं मान लो 4 पॉइंटर बनाऊँ, चारों से उसको एक्सेस करूँ तो 4 पॉइंटर की मेमोरी जाएगी। मैं कोई अलग से मेमोरी नहीं बनाना चाहता, तो मैं इसलिए इस केस में रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करूँगा। देखो कैसे करूँगा। लेट्स से मान लो ये इंट है आई, इसके अंदर 5 पड़ा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसी को मैं जे बुला लूँ, इसी को मैं के बुला लूँ। ऐसा चाहता हूँ मैं अलग से कोई जे नाम का पॉइंटर या के नाम का पॉइंटर बना के नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आई को ही मैं जे बुला लूँ और है ना जे को ही मैं के बुला लूँ। तो देखो मैं इसको कैसे करूँगा। देखो ये मैं इसको हाँ, तो देखो इंट ए इक्वल टू 10 है। मैं रेफरेंस बना रहा हूँ बी वेरिएबल नाम से। तो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, इंट एंड बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, मैं इसको तुम्हारा सिंटेक्स लिख के दिखा देता हूँ एक बार। अगर जैसे मुझे जे नाम से रेफरेंस बनाना है, चलो मैं इसको भी ए कर लेता हूँ एक बार ए। तो अगर मुझे इसको बी नाम से बुलाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंट एंड ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये सिंटेक्स है इसका, जैसे पॉइंटर का होता था इंट स्टार। ठीक है, तो इसका ये सिंटेक्स है इंट एंड, मतलब इसी एड्रेस को पॉइंट करना है बी। क्या मतलब है इसका, कि बी तू इस एड्रेस को पॉइंट कर, इस ए के इस एड्रेस को पॉइंट कर। ठीक है, इसी एड्रेस पे जाके, मतलब इसी एड्रेस को मैं बी भी बुला रहा हूँ, इसी एड्रेस जो भी इसका एड्रेस होगा, लेट्स से 100 है। इसी 100 जो मेमोरी में जो 100 एड्रेस पे जो 5 पड़ा है, उसी को मैं ए बुला रहा हूँ, और बी भी मैं उसी 100 वाले मेमोरी ब्लॉक को बुला रहा हूँ। ठीक है, तो इस लाइन से क्या हो रहा है कि मैं एक नया वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ इसी मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ रही है। तो एक बार अपन इसको रन करेंगे। ठीक है, तो देखो ओरिजिनल क्या था अपना, ए ए, ए ओरिजिनल 10 था।
ठीक है, ओरिजिनल ए तो कंपाइल ये कर्सर गायब कैसे हो जाता है? कंपाइलर क्या था 10 अपना मतलब ए क्या था वेरिएबल ओरिजिनल 10 फिर अपन ने ए में इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट करने के बाद क्या वैल्यू हुई? देखो 11 हो गई, 11 हो गई वैल्यू। फिर उसके बाद अपन ने बी में चेंज किया, बी में चेंज किया अपन ने, इस बार ए में चेंज नहीं किया, तो अपन ना वो चेंज है ना ए में भी रिफ्लेक्ट होगा और बी में भी रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसी मेमोरी एड्रेस को अपन मैं ए भी बोल रहा हूँ, उसी को मैं बी भी बोल रहा हूँ, तो चाहे मैं ए में चेंज करूँ तो भी उसी मेमोरी एड्रेस में चेंज होगा, अगर मैं बी से चेंज करूँगा तो भी मैं उसी मेमोरी एड्रेस में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहले 10 था, फिर 11 हुआ, फिर जब मैंने बी से चेंज किया तो ए में क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, वही रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब 11 में +1 हुआ, और फिर मैं बी में चेंज करूँ तो बी में तो रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि वो सेम ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हारी ये वाली चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, ये वाली चीज़ तुम्हें समझ में आ गई कि मैं रेफरेंस से कैसे खेल रहा हूँ। अब यार मैंने ना तुमको एक चीज़ पढ़ाई थी, जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल ले तो मैं उसको, ये मेन फ़ंक्शन है, ठीक है? ये अपने साइड में कोई और फ़ंक्शन है। मैंने यहाँ पे ना इंट n बनाया मान लो 5, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे सी आउट कराया n को, फिर मैंने एक फ़ंक्शन कॉल किया, उसको मैंने n में भेजा, फिर मैंने वापस सी आउट कराया, ठीक है? तो इस n को मैंने वापस सी आउट कराया, ठीक है? और यहाँ पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ n प्लस प्लस और सी आउट, ठीक है? अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो देखो क्या होगा, ये मेन फंक्शन जैसे मैंने इंट n लिखा यहाँ पे, तो ये मान लो ये रैम है अपना, तो यहाँ पे एक n का वेरिएबल बना होगा जिसमें 5 पड़ा होगा, ठीक है? फिर मैं पहले कराऊँगा सी आउट n, तो मेन फंक्शन यहाँ पे कंपाइलर जाएगा, चेक करेगा n में 5 पड़ा है, तो सबसे पहला आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद है ना फंक्शन कॉल होएगा, मतलब ये n की वैल्यू उठ के इस फंक्शन के पास आएगी। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि ये ऐसे कुछ होगा इंट n और ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे क्या बनेगी? n की एक और कॉपी बनेगी, मतलब रैम में एक और n बनेगा, ये वाला n और ये वाला n अलग होंगे, जैसे मान लो इसका एड्रेस 200 है तो इसका कुछ और होगा, जैसे 300 मान लेते हैं। इसको भी मैं n ही बुलाऊँगा, इसमें भी 5 पड़ा होगा, ठीक है? अब मैं n++ करूँगा तो वो इस वाले n++, इस वाले में प्लस-प्लस होगा क्योंकि वो इधर डिक्लेयर हुआ है। इस फ़ंक्शन के अंदर जो नया इंट बना होगा इस फ़ंक्शन के लिए, उसमें प्लस-प्लस होएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है? अब जब मैं यहाँ पे सेट सी आउट कराऊँगा तो ये वापस जैम के पास जाएगा, इसके लिए आउट आंसर आएगा 6, ठीक है? फिर उसके बाद फ़ंक्शन वापस आएगा इधर, है ना? फिर उसके बाद सी आउट n होगा, तो ये वाले n की जो मेमोरी थी, ये वाले n की जो मेमोरी थी, ये तो इस फ़ंक्शन के साथ जब ये फ़ंक्शन खत्म हुआ होगा तो ये भी खत बंद हो गया होगा, मतलब डिलीट हो गया होगा रैम में से, इसकी मृत्यु हो गई होगी, है ना? ये डेड हो गया होगा। फिर जब यहाँ पे आके सी आउट n कराऊँगा तो ये वाला n जाएगा, ये वाला 5 आएगा। तो ये तो तुमको मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, वेक्टर और एरे जब पढ़ाया था अभी पढ़ाया था, और अभी पॉइंटर में मैंने तुमको रिवाइज़ कराई थी वाली चीज़। तो इसको तो मैं बोलता हूँ यार पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू बोल लो या कॉल बाय वैल्यू बोल लो, ठीक है? इसको मैं बोलता हूँ पास बाय वैल्यू। तो एक बार इसको देख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल इसका देख लेते हैं फटाफट से। देखो ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इसको कमेंट कर देते हैं अपन, ठीक है। मैंने ये क्या बनाया, नम वेरिएबल बनाया मैंने, उसके बाद मैं कर रहा हूँ पहले नम को है ना पहले प्रिंट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं पास बाय वैल्यू वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फिर मैं वापस से इसको प्रिंट कर रहा हूँ नम को, ठीक है? तो और मैं पास बाय वैल्यू वाला फंक्शन दिखा देता हूँ तुमको, ये रहा पास बाय वैल्यू वाला फंक्शन। मैं यहाँ पे इंट एन पैरामीटर ले रहा हूँ और एन को प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है? एन को प्लस प्लस कर रहा हूँ। अब देखो रन किया तो क्या वैल्यू आ रही है? देखो नम बिफोर क्या आ रहा है? 5, और नम आफ्टर भी क्या आ रहा है? 5। लेकिन देखो जब मैंने पास बाय वैल्यू वाला फंक्शन किया तो नम प्लस प्लस हुआ, मैंने अंदर तो प्लस प्लस किया ही है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे सी आउट कराऊँ, इधर कहीं नहीं है, ठीक है? एक हैंडल डाल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनसाइड कराऊँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे 6 आना चाहिए। देखते हैं 5, 6, 5 आना चाहिए। देखो 5, 6 और 5 आ रहा है। मतलब बाहर तो पहले जो मेन फंक्शन में n बना था वो सी आउट हो गया। फिर उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, तो क्योंकि फंक्शन है ना नॉर्मल पास हो रहा है, पैरामीटर अपना इंट n करके पास हो रहा है, कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं हो रहा है, इंट n पास हो रहा है। तो इंट n हुआ तो वहाँ पे एक नया इंटीजर n बना उस फंक्शन के लिए, जब तक वो फंक्शन रहेगा तब तक वो n रहेगा मेमोरी में। वो बना, फिर उसमें उसमें भी 5 की कॉपी हुआ, जो वहाँ से वैल्यू आई थी वही 5 उसमें भी स्टोर हुआ। फिर वो प्लस प्लस हुआ, ओरिजिनल वाला n में कोई चेंजेस नहीं है, नया जो एड्रेस असाइन हुआ n को उसमें चेंजिंग हुई, उसमें प्लस प्लस हुआ,
फिर वो इनसाइड में इंक्रीमेंट सी आउट आया, फिर वो फंक्शन बंद हुआ तो वो वाली मेमोरी भी डिलीट हो गई, फिर उसके बाद वापस से मेन फंक्शन में आके जो मेन फंक्शन वाला एन था अपन उसकी वैल्यू को सी आउट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो तुमको समझ में आ गई। अब रेफरेंस वेरिएबल के केस में देखो क्या होगा। रेफरेंस वेरिएबल मैंने तुमको बताया कि जैसे मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल्स टू एन, इन इंट इंट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो मेमोरी में ये 10 बनता है, इसके अंदर ये ए होता है। जब मैं लिखता हूँ इंट एंड ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए, इसका मतलब ये बी, ये जो बी है ना, ये बी एक नया वेरिएबल बनाओ, जो बी एक नया वेरिएबल बी उसी को पॉइंट करेगा, किसको, ए के एड्रेस को, ए के एड्रेस को ही पॉइंट करेगा, ए का जो भी एड्रेस होगा उसी को बी भी पॉइंट करेगा, मतलब ए बुला लो या बी बुला लो, ए की मेमोरी एड्रेस की बात हो रही होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करना है अपने को रेफरेंस वाले केस में। तो ये अपना मेन फंक्शन है, ये अपना एक नॉर्मल अलग फंक्शन है। इस बार मैं रेफरेंस वेरिएबल पास करूंगा। ठीक है, तो अब मैंने लिखा इंट एन इज इक्वल्स टू 10 और सी आउट, पहले बिफोर करा लेते हैं, फिर फंक्शन पास करेंगे और फिर आफ्टर। ठीक है, और अब इधर भी एक एन प्लस प्लस करके सी आउट इनसाइड भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या होगा। इधर इधर रैम है तो मान लो एक नई ऊपर ही बना लेते हैं थोड़ा। तो लेट्स से मान लो मेन फंक्शन में यहाँ पे वेरिएबल बन गई होगी एन, जिसमें 10 स्टोर हो गया होगा। ठीक है, इस वाली लाइन से ये हुआ होगा। तो अब ये, तो अब जो ये एन है, इधर जो एन मैं सी आउट कराऊंगा तो इस मेन फंक्शन में डिक्लेयर हुआ है एन, तो ये वाला इधर 10 आउटपुट आएगा। ठीक है, 10 आउटपुट आ गया, फिर फंक्शन कॉल हुआ। अब लेकिन यहाँ पे पास बाय रेफरेंस हुआ है, मतलब कि भाई मैं उसी मेमोरी एड्रेस की बात कर रहा हूँ, मेरे को अलग से कोई मेमोरी एड्रेस इंट एन करके दोबारा इस फंक्शन के लिए नहीं बनाना, मैं इसी को बात कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ मैं इसको दूसरी क्लास से लिख देता हूँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं इसमें आके एन प्लस प्लस करूँगा तो इसी में जाके प्लस प्लस होगा, मतलब ये 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 11 हो गया। अब मैं यहाँ पे सी आउट कराऊंगा तो यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, 10 आया, फिर अब 11 आएगा। अब वापस फंक्शन इंटर हो जाएगी तो अब इस लाइन पे आ जाएगा कोड कंपाइलर। तो अब कंपाइलर क्या बोलेगा, मुझे सी आउट एन करना है, तो वापस जाएगा और चेक करेगा कि भाई 11 पड़ा है, तो आंसर इधर 11 आएगा। मतलब पहले पहले तो अपना वैल्यू इसी इसी से लिया, फिर जाके अपन ने जो चेंजिंग की, क्योंकि वो पास बाय रेफरेंस था, तो चेंजिंग भी इसी एड्रेस पे हुई। फिर यहाँ पे इनसाइड से जो वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे आई है वो भी इसी इंडेक्स, इसी मेमोरी एड्रेस से आई है। फिर फंक्शन खत्म होने के बाद जो आफ्टर वाली सी आउट कर रहा है वैल्यू को, वो भी इसी मेमोरी इंडेक्स एड्रेस से कर रहा है, इसलिए वैल्यू हमेशा इसी पे अपडेट होगी, इसी पे चेंजेस होगा। ठीक है, तो मैं तुमको कोड में दिखाता हूँ, एक बार समझ जाओगे तुम फटाफट से। ये तो मेरा पास बाय वैल्यू का था, ये देखो मेरे पास बाय रेफरेंस का कोड ये है। पास बाय रेफरेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार एंड एन करके, मतलब एड्रेस का एड्रेस रेफरेंस और वेरिएबल पास कर रहा हूँ मैं, बेसिकली एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह पास कर रहा हूँ उसको, और फिर मैं एन प्लस प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इनसाइड वाली चीज़ यहाँ पे भी डाल देता हूँ कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, मैंने वहाँ पे इनसाइड डाल ली और इसको मैं करता हूँ कमेंट। अब रन करते हैं। ठीक है, तो पहले 5 फिर 6 इनसाइड में जाके, जैसे अपना एग्जांपल 10 का था तो पहले 10 फिर 11 फिर 11, तो पहले एग्जांपल क्या था 5, फिर उसमें ना इनसाइड में जाके एक इंक्रीमेंट हुआ होगा, फिर सी आउट हुआ तो 6, फिर वो उसी मेमोरी एड्रेस पे हुआ था इसलिए बाहर आया तब अपन फंक्शन से, तो वापस आफ्टर वाले में भी 6 ही आ रहा है। तो अगर ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे ना रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके अपन फंक्शन में पास कर सकते हैं, और वही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है फंक्शन। तो ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे लिख रखा है कि यार एक बैड प्रैक्टिस होती है कि अपन मान लो, जैसे अपन मान लो इंट रिटर्न कराते थे, अपन इंट रिटर्न कराते थे फंक्शन से, इंटीजर वेरिएबल रिटर्न कराया है, वेक्टर भी अपन ने रिटर्न कराया है। ठीक है, फंक्शन को जो रिटर्न टाइप होता था, बेसिकली मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, इंट, वॉइड, डबल कैरेक्टर, बूलियन, अलग 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 टाइप के फंक्शंस अपन डिस्क्राइब करते थे, बनाते थे, इनिशियलाइज करते थे। तो अपन ये भी तो हो सकता है कि अपन एक एड्रेस रिटर्न कराया फंक्शन से, इंट इंट एड्रेस, अपन किसी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करा रहे हैं। तो इस केस में क्या कर रहा हूँ, मैं नम वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं उसमें उसको किसी और उसका कोई रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका एड्रेस मैं रिटर्न कराऊँ। तो आप यार ये देखो, ये जो आंसर वेरिएबल है, इसका स्कोप क्या है, ये यहाँ से बन रहा है, और इसी फंक्शन, जब ये फंक्शन खत्म हो रहा है तो इसी के साथ इस आंसर वेरिएबल
को ख़त्म होना पड़ेगा, इसकी इसका स्कोप इतनी देर तक ही है, ये इतनी देर तक ही ज़िंदा रहेगा, मेमोरी में रहेगा, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो जब मैं इस आंसर का एड्रेस रिटर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई कुछ और आएगा, कोई गार्बेज वैल्यू आएगी, क्योंकि वो आंसर वेरिएबल वहीं तक ही डिस्क्राइब था उसी पर्टिकुलर स्कोप के लिए। तो अब जब यहाँ पे वापस कराऊँगा, तो कुछ और गार्बेज वैल्यू ये रिटर्न करेगा, जो कि एक डेंजरस प्रैक्टिस है, अपन ने पॉइंटर्स पे देखा था, तो इसलिए ये बैड प्रैक्टिस है, ये वाली चीज़ कभी करनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। अपन ने क्या पढ़ा कि भाई आपको है ना एक ही मेमोरी एड्रेस को मल्टीपल नेम से बुलाना हो, तो इसलिए अपन रेफरेंस वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस वेरिएबल का सिंटैक्स अपन ने देख लिया, इंट, एंड ऑपरेटर और बी। अ, इंट एंड ऑपरेटर, फिर वेरिएबल का नेम दूसरे वाले वेरिएबल का नेम जिसको अपने को बनाना है, और फिर इक्वल्स टू में उस वेरिएबल का नेम जिस मेमोरी एड्रेस को अपने को पॉइंट करना है। तो ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई। फिर उसके बाद अपन ने पास बाय वैल्यू देख लिया और पास बाय रेफरेंस देख लिया। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब इसमें जो पास बाय रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। मतलब हर क्वेश्चन में मोस्ट ऑफली अपन यही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जो भी लीड कोड पे अपने को पैरामीटर देते हैं, वो सब पास बाय रेफरेंस फॉर्म में होते हैं, और वो सब ओरिजिनल एरर वगैरह में अपन को चेंज करना होता है। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया होगा कि अपन एक ही मेमोरी एड्रेस को अलग नाम से बुला रहे हैं, ठीक है? सेम नाम से बुला सकते हैं, अलग नाम से भी। जैसे कभी-कभार तुम देखोगे कि मैं मेन फंक्शन में एन बनाया और पास बाय रेफरेंस में भी एन हुआ है। इंट एन इज़ इक्वल्स टू 10 बनाया और वहाँ पे इंट एन पर एन वाला ऑपरेटर, मतलब एंड ऑपरेटर और फिर एन ही है। ऐसे नहीं वहाँ पे कोई अलग नाम से होगा। सेम नाम से भी हो सकता है, अलग नाम से भी हो सकता है, ठीक है? फिर तुमको बैड प्रैक्टिस समझ में आ गई। अब चलते हैं मैक्रोज़ पे, और मैक्रोज़ के लिए अपन पहले एग्ज़ाम्पल लेंगे, ठीक है? अपन मैक्रोज़ पढ़ेंगे। बना लेगा ये मैक्रो, ठीक है? तो मैक्रोज़ अपन पढ़ते हैं। लेट्स से मान लो तुम्हारा कोई पीस ऑफ कोड है, ठीक है? उसमें तुमने है ना एक बहुत जगह किसी एक वैल्यू या फिर किसी एक चीज़ का यूज़ कर रखा है। लेट्स से मान लो मैं नॉर्मल एग्जांपल जो तुमको हर जगह मिलेगा, वो एग्जांपल अपने अपन ने ना वो एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा 9th-10th में। तो उसमें अलग-अलग शेप्स के अलग-अलग एरिया और वॉल्यूम होते थे, तो मैं 2-3 के लेता हूँ। जैसे सर्किल होता था, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता था? पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अगर मैं एरिया ऑफ स्फीयर की बात करूँ, तो वो होता था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ऐसे पाई आर एल वॉल्यूम बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें होते थे, है ना? सिलेंडर वगैरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी, हेमिस्फीयर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो ऐसे मैं 2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे मान लो तुम्हारा कोई पीस ऑफ कोड है, बाहर बहुत जगह पे तुमको है ना किसी एक वैल्यू का बार-बार रिपीटेशन हो रहा है, किसी सेम वैल्यू का, तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे पाई बार-बार यूज़ होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? ठीक है? 3.15 वैल्यू का मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, पीस ऑफ कोड है, मैंने मान लो 1000-2000 बार पाई यूज़ कर रखा है। अब मान लो कि मुझे उस पाई की वैल्यू की जगह कुछ और लिखना है, या फिर इसकी वैल्यू जब पूरी होती है, मतलब ये 8-10 डिजिट की पूरी वैल्यू चलती आती है, मुझे वो पूरी वैल्यू लिखनी है, या फिर कभी मुझे 6 वैल्यू लिखनी है, या फिर कोई और वैल्यू लिखनी है, तो मैं क्या बार-बार वो 1000-2000 जाके जाके बार-बार पाई की वैल्यू अपडेट करूँगा? नहीं करूँगा। ऐसे तो मेरा टाइम भी जाएगा और कोड की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना सकता हूँ इसकी जगह, इंट पाई इज़ इक्वल्स टू 3.14, ठीक है? मैं ऐसे एक वेरिएबल बना के क्या कर सकता हूँ, पाई की वैल्यू, पाई वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ, उसमें 3.14 डाल दूँगा, फिर मुझे कभी भी फ्यूचर में चेंज करना है, तो पाई की इस वेरिएबल को वैल्यू को चेंज कर दूँगा और ये काम हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने बोला इसमें 2-3 दिक्कत है। 2-3 दिक्कत क्या है? मान लो तुम कोई 1000-2000 जगह यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा कोड वैसे ही बहुत बड़ा होगा, 10-15,000 लाइन का कोड होगा। मान लो किसी एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंस पे तुमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। पाई की वैल्यू कहीं जाके तुमने गलती से +1 कर दी, -1 कर दिया, कुछ अपडेशन हो गया, गलती से तुम्हें ध्यान ना रहा हो, ठीक है? तो पूरे कोड के लिए चेंज हो जाएगी, पहली गलती तो ये, ठीक है? उसके अलावा मान लो तुमने ना किया हो, किसी और चेंज नहीं कर दिया हो गलती से, तो तुम ढूँढ भी नहीं पाओगे कि भाई इतने बड़े कोड में कहाँ पाई की वैल्यू चेंज हो गई, मेरे से कौन-सी लाइन में अपडेशन हो गया। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, मैक्रो यूज़ करते हैं। और अपन अपन इधर से देख ही रहे हैं कि अपन ने पॉइंटर नहीं बना के रेफरेंस वेरिएबल जैसे काम में ली कोई चीज़, जिससे अपने को मेमोरी में स्पेस ना लेनी पड़े। तो क्या यहाँ पे भी कोई ऐसी स्पेस है, जैसे अभी मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेगी? तो एक तो ये चेंज ना कर सके कोई, या फिर मैं खुद भी चेंज ना कर सकूँ, और कि मेमोरी में भी स्पेस ना लें, ऐसी कोई चीज़ है क्या? तो वो क्या चीज़ है? मैक्रो। तो मैक्रो एक क्या होता है, पहले तुमको दिखाता हूँ कैसे बनता है। बस, कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं आता इसमें। अब अपन ने सबने पढ़ा था हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम अपन करते हैं। तो आईओस्ट्रीम क्या करता है, जो भी अपने इनपुट आउटपुट होस्टिंग फाइल्स होती है, सी आउट हो गया, सीन हो गया,
ऐसी बहुत सारी इनकी जो इनका जो एक्चुअल कोड है कि सी आउट इस तरह से काम करेगा, सीन इस तरह से काम करेगा, ये सब iOS थीम में लिख रखा है। और जो ये हैश है, ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टवी होती है। अभी वो इसका इसका काम क्या होता है कि कंपाइल होने से पहले हैश से स्टार्ट होने वाली जितनी भी चीज़ें, जैसे अपनी इंक्लूड फाइल्स होती है, हेडर फाइल्स होती है, या फिर कोई मैक्रो हो गई, वो भी किससे स्टार्ट होती है, हैश डिफाइन से। ठीक है? तो हैश क्या है, प्री प्रोसेस डायरेक्टरी है। ये क्या करती है कि कंपाइल होने से पहले जो भी हैश का जितना भी काम है ना, वो सब ये पहले कंपाइल होने से पहले करती है, उसके बाद कोड होता है। तो काम क्या करती है भैया? काम ये होता है कि जो जहाँ पे भी तुम पाई का यूज़ करोगे ना, जैसे मान लो सी आउट, जैसे मान लो कोई एरिया है, इज़ इक्वल्स टू तुमने लिख रखा है पाई इंटू आर, ठीक है? एरिया ऑफ सर्किल की बात कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अब तुमने यहाँ पे पाई लिख रखा है, पाई की वैल्यू तुमने डिफाइन कर रखी है, मैक्रो बना रखी है 3.14, कोई सेमीकोलन वगैरह तो इसमें यूज़ होता नहीं है। तो यहाँ पे कंपाइल होने से पहले क्या होगा, इस पाई की जगह आके 3.14 लिख दिया जाएगा, कंपाइलर इंटरनली वो लिख लेगा, ठीक है? तो इससे ना तो कोई मेमोरी नहीं ली, इसको अपन कभी चेंज भी नहीं सकते। ऐसा अपन, जैसे मान लिया अपन ने मैक्रो डिफाइन कर दी, अपन आगे जाके ऐसे नहीं लिख सकते कहीं पे भी पाई इज़ इक्वल्स टू पाई प्लस 1, ठीक है? ये अपडेटेबल नहीं है, मतलब इसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट ऑफ इंस्टेंस पे, ठीक है? तो पाई की वैल्यू चेंज भी नहीं कर सकते अपन कहीं पे। जो अपनी 2 दिक्कत थी, एक तो मेमोरी ना ले और एक कभी अपन चेंज ना कर दे गलती से, तो ये दोनों इसमें दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? तो और करेगा क्या? मैक्रो का काम ये है, ये एक पीस ऑफ कोड होता है जो प्री प्रोसेस होने से पहले, प्री प्रोसेस डायरेक्टरी द्वारा, कंपाइल होने से पहले प्री प्रोसेस डायरेक्टरी द्वारा उस पीस ऑफ कोड को, जो भी अपन इसमें जहाँ पे अपन है ना पाई की वैल्यू, जैसे एक बार सुनो, मैक्रो क्या करता है, एक पीस ऑफ कोड है, जहाँ जहाँ पे वो यूज़ हुआ हुआ होता है अपने एक्चुअल कोड में उस वैल्यू को, तो उसकी वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे पाई यूज़ हुआ था, पी आई लिखा हुआ था, अपन ने देखा, अपने कंपाइलर को पता है कि भाई पाई मैक्रो है, तो पाई की जो भी वैल्यू है उससे उस पाई को रिप्लेस कर देगा ये, ठीक है? तो 3.14 उसकी जहाँ जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसको अपन ना तो अपडेट कर सकते हैं और ना ही मेमोरी में कोई जगह लेता है, ये कोई जगह नहीं लेती ये लाइन। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्टोर नहीं कर रही है, ये तो बस कंपाइल होने से पहले रिप्लेस का काम कर रही है। तो मैं तुमको एक बार रन करके दिखाता हूँ। और ये 3-4 तरीके की डिफाइन कर सकते हैं, ये अपन थोड़ी देर में पढ़ते हैं। सबसे सिंपल वाला ये है ना? तो ये मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, डिफाइन पाई 3.14, ठीक है? लेट्स से मान लो, अब जैसे मैंने तो आगे बहुत सारी जगह यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट एग्जांपल ये है, सी आउट वैल्यू ऑफ पाइज़, ठीक है? ये वाला एग्जांपल, तो पहले वैसे क्लियर कर लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14, तो हुआ क्या होगा, जो जब मैं जैसे वो लिखा होगा, इस पाई की जगह क्या आके लिख गया होगा 3.14, यहाँ पे आके कंपाइलर द्वारा कंपाइल होने से पहले लिख दिया गया होगा, ठीक है? तो तुमको ये वाली चीज़ समझ में आती है। अब देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ मैक्रो इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? तो लेट्स से मान लो मैंने एक है ना मैक्रो से मैं फंक्शन भी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, देखो, मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्किल, जो कि एक रेडियस पैरामीटर को इनपुट में ले रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंट, रेफरेंस और वेरिएबल कुछ नहीं, क्योंकि ये कोई मेमोरी में स्पेस लेती नहीं है, ये वाली चीज़ मेमोरी में स्पेस ले रही नहीं है। ये बस क्या करेगी, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, इस मैक्रो की, ये एक मैक्रो है एरिया ऑफ सर्किल, जो कि एक पैरामीटर ले रही है रेडियस, इसकी वैल्यू क्या है, जो इसके आगे वाले ब्रैकेट में है, पाई इंटू रेडियस। अभी क्या करेगी, जैसे इसको अपन को रेडियस पास करेंगे, तो इधर वो रेडियस लिख के, ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ से उठाएगी और इस पूरी टर्म को इस एरिया ऑफ सर्कल से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है? मैक्रो का काम बस इतना सा है। मैक्रो का क्या करेगा, मतलब कंपाइल होने से पहले मैक्रो से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि रेडियस मैंने बना ली है डबल वेरिएबल से, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करा रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल और ब्रैकेट में उस रेडियस को पास कर दे रहा हूँ मैक्रो के। तो यहाँ पे जाएगा, वो रेडियस यहाँ आएगा और जहाँ पे भी रेडियस लिख रखा है उसकी वैल्यू रेडियस से चेंज हो जाएगी और पाई की वैल्यू तो ये सारी मैक्रो से ले लेगा। फिर उठा के ये पूरा एक्सप्रेशन पाई इंटू आर यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाएगा, वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि मैक्रो का काम बस इतना सा है कि कंपाइल होने से पहले जो उसका एक्चुअल जगह पे जहाँ पे वो काम में लिया गया है उससे उसकी वैल्यू को रिप्लेस करा देना। जो एक्चुअल मैक्रो की वैल्यू डिफाइन की गई है उस वैल्यू से उस मैक्रो के नेम को बस रिप्लेस करने का काम है। मैक्रो का मतलब यही है, कंपाइलर यही करता है, ठीक है? तो कंपाइल होने से पहले क्या आएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो ऐसे इसका एरिया प्रिंट हो जाएगा 28.26, इसका एरिया प्रिंट हो जाएगा। अब अपन दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं मैक्रो से, है ना? कोई अपन जैसे मान लो इफ एल्स में अपन बहुत सारे कोड में अपन इफ एल्स का यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अपने को कोई कंडीशन होता है, अगर वो ट्रू है तो ही उसमें आए, नहीं तो ना आए। तो वहाँ पे अपन लंबी सी कंडीशन लिखते हैं,
मान लो अगर 4-5 कंडीशंस है तो ए एंड बी फिर और फिर ऐसे अपन 3-4 एक्सप्रेशन लगा के ऑपरेटर लगा के कंडीशन चेक करते हैं। तो वहाँ पे मेसी करने की जगह अपन है ना एक मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं। अगर बार-बार उसको यूज़ करना है तो एक मैक्रो डिफाइन कर देंगे, उस मैक्रो को वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखो, मैंने क्या किया, अगर एक नंबर इनपुट में ले, अगर वो नंबर इस कंडीशन को मैच कर रहा है मतलब नंबर 1000 से बड़ा है तो लार्ज प्रिंट कर, नहीं तो स्मॉल प्रिंट कर। अच्छा, ये क्या है? ये एक टर्शियरी ऑपरेटर है, पहले तुमको ये बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा इफ नम ग्रेटर देन 1000 तो कुछ करना, जैसे लार्ज प्रिंट करना, सी आउट लार्ज, एल्स सी आउट स्मॉल। ठीक है? ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को, इस पूरे पीस ऑफ कोड को मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ। कैसे? कंडीशन ट्रू फॉल्स। इसका मतलब कि यहाँ तो पहले कंडीशन लिखी जाएगी कि भाई किस कंडीशन पे तुमको चेक करना है। अब ये कंडीशन ट्रू हुई मतलब इफ वाला ब्लॉक ट्रू हुआ तो क्या करना है, नहीं तो अगर फॉल्स हुई कंडीशन तो एल्स वाली चीज़, मतलब ये इफ वाली चीज़, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो, और ये एल्स तो ये। ठीक है? तो इसको बोलते हैं टर्शरी ऑपरेटर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ की है। ये देखो, कंडीशन लिखी और ट्रू हो गया तो लार्ज प्रिंट कर देना, अगर फॉल्स है तो स्मॉल प्रिंट कर देना। अब यहाँ वैसे सेमीकोलन लगता है टर्शियरी ऑपरेटर में, पर क्योंकि अपन मैक्रो डिफाइन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे नहीं, क्योंकि मैक्रो में सेमीकोलन नहीं लगता है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, नंबर था मेरा 1500 जो कि बड़ा है, तो आंसर आना चाहिए स्मॉल, कंडीशन फॉल हो जाएगी क्योंकि ग्रेटर देन 1000 नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उस वैल्यू को पास कर दिया, तो वैल्यू आ रहा है देखो अच्छा, कंडीशन क्या थी? अच्छा, मैंने सॉरी स्मॉल देख लिया था। ठीक है, तो लार्ज प्रिंट होगा क्योंकि 1500 जो है वो 1000 से बड़ा है, तो लार्ज प्रिंट होगा। माय मिस्टेक, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब अगले टाइप पे चलते हैं। बेसिकली कोई अलग-अलग टाइप नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम कोई एक लाइन का ही मैक्रो फंक्शन लिख सकते हो। अपन है ना 5, 6, 7, 8 लाइन का फंक्शन भी लिख सकते हैं। अगर अपन 5, 6, 7, 8 लाइन का फंक्शन लिखे मान लो अपन नेस्टेड लूप तक भी यहाँ पे लगा सकते हैं। एक फॉर लूप लगाया जैसे अपन इस पैटर्न वगैरह प्रिंट करते थे, तो मल्टीपल फॉर लूप्स भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये रहेगा कि वो कभी चेंज नहीं होंगे कहीं पे भी, और वो कोई मेमोरी नहीं लेंगे। वो बस वो सीधा का सीधा सिंटैक्स जाके जहाँ पे तुमने मैक्रो एक्चुअल कोड में काम में ली होगी, वो वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है? तो तुम 3, 4, 5 लाइन के ना कितने भी लाइन के मैक्रो बना सकते हो। अब लेकिन अगर तुम मान लो 5-6 लाइन का मैक्रो बना रहे हो, मतलब कोई फंक्शन लिख रहे हो, नेस्टेड फॉर लूप काम ले रहे हो, तो अगर एक ही लाइन में सब कुछ लिख दोगे तो एक तुमसे लिखा भी नहीं जाएगा और कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो ऐसा कोई तरीका है क्या कि अपन नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं? ठीक है, तो तरीका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने एक लाइन लिखी फिर एंटर देके नेक्स्ट लाइन लिख दिया, फिर एंटर देके नेक्स्ट लाइन लिख दिया, नहीं। तुमको है ना फॉरवर्ड स्लैश काम में लेना पड़ेगा। मतलब लेट्स से मान लो तुमको डिफाइन किया, उसके बाद अगर तुमको नेक्स्ट लाइन में मैक्रो लिखनी है, नेक्स्ट लाइन में मैक्रो लिखनी है तो तुमको ये वाला स्लैश लगाना पड़ेगा। मैंने लिख दिया नीचे, यूज़ अ स्लैश कैरेक्टर टू ब्रेक डाउन द मैक्रो इनटू मल्टीपल लाइन्स फॉर रीडेबिलिटी। कंपाइलर के लिए नहीं है, कंपाइलर तो उसको एक ही लाइन में समझेगा, लेकिन अगर तुमको अपनी रीडेबिलिटी बढ़ानी है तो तुम फॉरवर्ड स्लैश लगा के मल्टीपल लाइन्स में मैक्रोज़ लिख सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे मैं टर्शियरी ऑपरेटर वैल्यू काम लेता हूँ। अगर ए वैल्यू बी से बड़ी है तो ए प्रिंट कर दे, नहीं तो बी प्रिंट कर दे, सिंपल सा। तो वही मैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 20, जो कि मेरी बी की वैल्यू है, मेरा बी प्रिंट हो रहा है। ठीक है? तो तुमको मैक्रोज़ वाला चीज़ समझ में आ गई है। मैक्रो में क्या करना होता है? कुछ नहीं है, एक पीस ऑफ कोड है जो क्या करता है कि एक्चुअल कोड में जहाँ भी वो मैक्रो यूज़ हुई हुई होती है, जो डिफाइन करते जाए जो मैक्रो की वैल्यू है उससे उसको रिप्लेस कर देता है कंपाइल टाइम से पहले। इससे क्या होता है, कोड की एफिशिएंसी बढ़ती है। अपन है ना उसकी जो वैल्यू है उसकी अपन ना तो मेमोरी कहीं रैम में लिए हुए होते हैं और ना उसको कोई फर्दर आगे कोई चेंज कर सकता है। ठीक है? तो इसलिए इन 2 कारणों से अपन मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। अब इतनी सब चीज़ें तो बता दी, लेकिन अगर मैं खुद बताऊँ पर्सनली तो मैक्रो बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ आती है, तो वो इन सब में कहीं यूज़ नहीं आती। मैं तो पर्सनली कहीं काम में नहीं लेता, सीधा मैं तो कोड में लिखता हूँ, क्योंकि है ना, और काम जो आती है वो मेरे मेन मैं खुद यहाँ काम में लेता हूँ। ये क्या है, कुछ नहीं है, एक मॉड है उसकी मैंने वैल्यू ये लिख रखी है 10 की पावर 9 प्लस 7। ठीक है? मॉड की वैल्यू होती है, कई बार क्या होता है कि जो लीड कोड पे क्वेश्चंस होते हैं अपन आगे करने वाले हैं बहुत सारे में, इसलिए मैंने पहले सोचा कि पहले बता देता हूँ। तो क्या होता है कि वहाँ पे डिमांड होती है, कोड उधर प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होता है कि जो भी तुम्हारा आंसर है उसको पहले मॉड करके देना,
जिससे है ना वो इंटीजर की रेंज को ओवरफ्लो ना कर जाए। ठीक, कई बार अपना जो आंसर आता है वो आउट ऑफ रेंज आता है, तो अब वो क्वेश्चन में क्या होता है कि तुम उसको मॉड करके देना, जो बैकएंड पे जो कंपाइलर होगा वो मॉड करके ही चेक करेगा। ठीक है? तो बेसिकली अपने को 5-7 जगह पे उसको बार-बार मॉड करना होता है। तो अपन एक मॉड एक्सप्रेशन मॉड मैक्रो बना लेते हैं और इस मॉड से उसको मॉड कर देते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंटेज वाला वो अपन लगा के मॉड कर देते हैं। तो मैं तो इस जगह काम में लेता हूँ और आगे अपन कोड में बहुत सारी जगह लेने वाले हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है? तो अब चलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स पे। ठीक है? तो ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़ना है आप। ठीक है? ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल पढ़ने से पहले पहले लोकल वेरिएबल पढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो किसी एक स्कोप में डिफाइन हुए हों या फिर इनिशियलाइज़ हो और वो उसी स्कोप तक वैलिड होंगे। मतलब मैंने बनाया मेन फंक्शन। अब मैं यहाँ पे इंट ए बनाऊँ, बी बनाऊँ, एक्स बनाऊँ, वाई बनाऊँ, ये तब तक ही काम में रहेंगे जब तक ये यहाँ पे ये एंड ना हो जाए। ये एंड होने के बाद वैसे तो पूरा कोड ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मेन फंक्शन है ना? क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि सारे जितने भी रिसोर्सेज़ ये होल्ड करता है, जितनी मेमोरी, सीपीयू वगैरह, वो सब फ्री हो जाती है। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वापस चल जाती है। ठीक है? ये तो अलग बात है। और लेट्स से मान लो मैं कोई अलग से फंक्शन बनाता हूँ इसी फ़ाइल में, और अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ बनाऊँगा, जैसे मान लो मैंने पी बनाया, क्यू बनाया, आर बनाया, तो वो बस यहीं तक ही वैलिड होंगे। अब मैं वो ऐसा नहीं होगा कि मैं वापस आके मेन फंक्शन के अंदर पी यूज़ कर लूँ, बिना इनिशियलाइज़ किए, क्यू यूज़ कर लूँ, आर यूज़ कर लूँ। ठीक है? ये तुमको पता भी है, अपन ने देख भी रखा है कि अगर मैं यहाँ पे जो ए बनाऊँ और यहाँ पे ए बनाऊँ, ये दोनों ए अलग-अलग होंगे जब तक मैं पास बाय रेफ़रेंस नहीं करूँ। अगर मैं पास बाय वैल्यू करूँ तो ये ए और ये अलग-अलग होगा। ठीक है? इस ए की जो लाइफ स्पैन होगा वो बस इसी स्कोप में होगा, और इस ए का जो लाइफ स्पैन होगा वो इसी स्कोप में होगा। ये चीज़ अपन देख सकते हैं। ठीक है? तो ये जो लाइफ स्पैन है इनका एक पर्टिकुलर स्कोप के लिए, ये ए इस मेन फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल है। ये पी, क्यू, आर और ये इस फंक्शन का एक इनके लोकल वेरिएबल्स हैं। ठीक है? तो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर स्कोप में डिफाइन हुए हुए और उनकी लाइफ स्पैन उसी स्कोप में होती है, उसके बाहर उनका कोई अस्तित्व, उनका कोई इतिहास, कलाकार कुछ नहीं होता। ठीक है? जो होता है ये इतनी इस लाइफ स्पैन में उछल सकते हैं, इसके आगे कहीं नहीं उछल सकते। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो थ्रू आउट द कोड फाइल, मतलब उस मेन फंक्शन में या किसी और फंक्शन में या फिर मल्टीपल फंक्शन में कहीं पे भी शेयर यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी उनको यूज़ कर सकते हो, उनको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। मतलब जो अपने लिखते हैं ना, इंक्लूड आईओस्ट्रीम से लेके जब तक मेन फंक्शन ऐड नहीं करते तब तक किसी भी लाइन में उसको अपन यूज़ कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर तो समझो तो, या फिर ऐसा समझ लो कि मल्टीपल फंक्शंस में अपन एक ही मेमोरी को शेयर करें और वो उसको अपन कहीं पे भी एक्सेस कर सकें, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अभी बनाते कैसे हैं? मैं तुमको सीधा कोड में दिखाता हूँ। तो पहले तो मैंने लिख रखा है कि लोकल वेरिएबल क्या होता है? ओनली वैलिड इन द स्कोप वेयर दे आर डिक्लेयर्ड या फिर इनिशियलाइज़। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन दिस फाइल। मतलब हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब ये इंट एज है ना, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों ये ग्लोबल वेरिएबल है? क्योंकि देखो ये तो पहले तो किसी स्कोप में इनिशियलाइज़ नहीं है, ये आउट ऑफ स्कोप से बाहर ही इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है? अब ये जो एज है ना, ये इस पूरी फाइल के लिए ग्लोबल वेरिएबल है, इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है? तो देखो जैसे मैं ना मेन फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, ऐज को मैं सी आउट करा रहा हूँ मेन में। ठीक है? फिर मैं उसके लिए एक टाइम वेरिएबल बना रहा हूँ। अब ये टाइम क्या है? इस स्कोप में ही है। जब तक मैं इसको पास बाय रेफरेंस ही करूँगा, ये टाइम इसी स्कोप में रहेगा, और किसी और फंक्शन में टाइम बनाऊँगा तो वो अलग होगा, तुमको ये तो पता है ही। ठीक है? तो एक बार पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ से। ठीक है? तो मेन फंक्शन में देखो ऐज की वैल्यू क्या आ रही है? 18, और अपने ग्लोबली 18 ही बनाई थी इसकी। ठीक है? तो अब ऐज में मेन फंक्शन आ रही है। अब मैं एक फंक्शन बनाया मैंने इन अयोध्या करके, दूसरा है मेरा इन वृंदावन करके। तो अयोध्या में जब मैं ना टाइम को पास कर रहा हूँ, अब मैं टाइम यहाँ पे पास बाय रेफरेंस कर रहा हूँ, तो ये सेम एड्रेस पास हो रहा है, तुमको समझ में आ रही है ये चीज़ तो। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं ऐज इन अयोध्या। मान लो मैं मेन फंक्शन में, मान लो मेन सिटी में था मेरा, उस टाइम मेरी ऐज 18 थी। मैं ना उस 18 साल की उम्र में अयोध्या को चला गया। 18 साल की उम्र में मैंने अयोध्या को चला गया, है ना? तो वो अयोध्या में जाके मेरी ऐज क्या होगी? सिंपल सी बात है, 18 साल की उम्र में गया था तो 18 ही होगी। ठीक है? फिर मैं मान लो वहाँ पे ना कुछ साल रुका। अब कितने साल रुका? टाइम की वैल्यू क्या थी? 5 साल। मैं 5 साल तक अयोध्या में रुका, तो मेरी ऐज भी इंक्रीमेंट हो गई होगी। अब देखो मैं ऐज को यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। अगर ऐज यहाँ पे मैंने इस फंक्शन में बनाया होता,
सॉरी, अगर ऐज में मैंने अयोध्या वाले फंक्शन में बनाया होता तो ऐज इसी स्कोप के लिए वैलिड होता, लेकिन ऐज क्योंकि ग्लोबली डिक्लेयर्ड है तो मैं तो कहीं पे भी यूज़ करता हूँ और इसमें जो कहीं पे भी अपडेट करूँगा वो पूरे कोड में अपने को दिखेगा। तो देखो, अगर मैं 5 साल अयोध्या में रुका तो मेरी ऐज भी 5 साल बढ़ गई होगी, ठीक है। अगर बढ़ गई मान लो और 5 साल के बाद मैं ना वृंदावन चला गया। 5 साल के बाद मैं वृंदावन चला गया। तो मैं वृंदावन आया कितने साल बाद? पहले तो 5 साल बाद मैं वृंदावन आया और अब मेरी वृंदावन में ऐज क्या होगी? जो मेरी नॉर्मल ऐज थी 18 उसमें +5 जो कि होगी 23। ये तो मैंने बेसिकली एक स्टोरी बना के ऐसा कर दिया। तो मतलब क्या है इसका कुल मिला के कि जो मेरा ऐज वेरिएबल था वो ग्लोबली था, तो मैं उसको अयोध्या वाले फंक्शन, वृंदावन वाले फंक्शन और मेन फंक्शन तीनों में एक्सेस कर सकता हूँ। अब ऐज क्योंकि एक ही मेमोरी एड्रेस है उसको तीनों एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। तो अगर मैं अयोध्या में कुछ चेंज करूँगा ऐज के साथ तो वो वृंदावन में भी रिफ्लेक्ट होगा, मेन में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो एक ही मेमोरी एड्रेस एक ही जगह पे डिक्लेयर्ड है और उसको अपन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब रही बात, ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरी मानो तो ये कभी यूज़ मत करना और बिल्कुल काम भी नहीं आता, फर्ज़ी चीज़ है। अब पढ़ाई क्यों? तो क्योंकि यार ये बताना ज़रूरी है ना सारे कॉन्सेप्ट, तो दिक्कत ये है कि इसको यूज़ क्यों नहीं करना? लॉजिक समझो, इसको यूज़ क्यों नहीं करना? अब मान लो कोई ऐज फंक्शन है, मान लो किसी और फंक्शन में मैंने ऐज के साथ छेड़खानी कर दी, तो पूरे कोड में रिफ्लेक्शन होगा। मैं चाहता था केवल वृंदावन वाले फंक्शन में ही मैं ऐज वेरिएबल के साथ छेड़खानी करूँ, बाकी किसी फंक्शन में रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं कर दूँ वृंदावन वाले में, तो अयोध्या में भी रिफ्लेक्शन होगा और मेन वाले फंक्शन में भी होगा, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन वही है, रेफरेंस वेरिएबल जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ ही मत करो, तुम सिंपल रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करो। मतलब क्यों? और दूसरा है, देखो सिक्योरिटी पर्पज़ से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐज फंक्शन उसको कोई भी एक्सेस कर पा रहा है, तो कोई भी चेंज कर सकता है। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल करोगे तो मेन फंक्शन से तुम जिस फंक्शन को अथॉरिटी दोगे, जो रेफरेंस वेरिएबल बना के भेजोगे, उसी के पास अथॉरिटी होगी कि उस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सके। ऐसे हर कोई फंक्शन है ना उस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेन फंक्शन में अलग से मेमोरी एड्रेस बनेगी। अगर रेफरेंस से पास नहीं किया तो पास बाय वैल्यू होगा, तो वो अलग-अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास बाय रेफरेंस किया है तो तुम भाई अश्योर्ड हो कि हाँ भाई वो फंक्शन पास बाय रेफरेंस से इस पैरामीटर को ले रहा है, तो मैं अश्योर्ड हूँ हाँ भाई वो कुछ चेंज करेगा तो वो लीगली होगा, वो सच्ची होगा। ठीक है? तो ऐसा तुम समझ सकते हो कि रेफरेंस वेरिएबल थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड है। ग्लोबल वेरिएबल में कोई भी कर सकता है और रेफरेंस वेरिएबल में जो पास बाय रेफरेंस हुआ होगा, मतलब जिसके पास अथॉरिटी होगी, जिसको अपन जानते हैं हाँ भाई कुछ गलत नहीं करेगा, वही चेंज कर सकता है। पास बाय वैल्यू में तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो कॉपी बनेगी। ठीक है? तो अपने को समझ में आ गया कि भाई रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, मैक्रोज़ क्या होती है और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इनलाइन फंक्शन पे। अब इनलाइन फंक्शन देखो क्या होता है। मैंने एक i बनाया 5, मैंने एक j बनाया 10, मैंने एक आंसर बनाया 0, मैंने 3 वेरिएबल बनाए i, j आंसर। उसके बाद मैं कर रहा हूँ कि मैं i और j में से जो मैक्सिमम है उसको आंसर में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस आंसर को प्रिंट करना। सिंपल सा कोड है। अब मान लो पहले तो मैंने तुमको टर्शरी ऑपरेटर पढ़ा दिया, इस टर्शरी ऑपरेटर की जगह वो इफ एल्स वाला कोड लिखा तो कितना बल्कि कोड हो जाता फालतू में। अब मान लो कि मेरे को है ना 5, 10, 15, 20 जगह पे है ना बार-बार से मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करनी है, 2 वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू बार-बार खोजनी है, तो मैं बार-बार गेट मैक्स वाला फंक्शन कॉल करूँगा, अगर मैं इसको नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ तो। नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ तो देखो क्या होगा, इनलाइन फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ, जो कि मेरा एक ए और बी वैल्यू लेगा और रिटर्न करेगा, ए अगर ग्रेटर देन बी है तो ए रिटर्न करेगा, नहीं तो बी रिटर्न करेगा, ठीक है? अगर मैं एक ऐसे नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ और मेन फंक्शन से इसको बार-बार कॉल करूँ, इधर ए बनाया 5 बाय 5 बनाया, बी बनाया 10 और आंसर इज़ इक्वल टू 0, और आंसर ने कॉल किया गेट मैक्स को, इस फंक्शन को। लेके गया ये ए और लेके गया बी, और मैं यहाँ पे सी आउट करा रहा हूँ आंसर को। ठीक है? ये मेरा कोड है। अब मेमोरी में जगह कैसे लेगा, मैं अब अपन कल डायनामिक मेमोरीज़ वाली प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे, सीरीज़ में पढ़ेंगे कि होता क्या है कि जो मेन फंक्शन है ना, ये जो मेमोरी एलोकेशन होता है ये एक स्टैक के फॉर्म में होता है। 2 तरीके से हो सकता है, एक स्टैक और एक हीप। स्टैक तो अपन नॉर्मल जो इंट ए, इंट बी लिखते हैं ये स्टैक होता है, और जो डायनामिक मेमोरी इनिशियलाइज़ होगा जो अपन कल पढ़ेंगे उसी में अपन ये वाली चीज़ भी एक बार शुरू से अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो होता है हीप के अंदर। अभी सब क्या होता है अपन कल देखेंगे, लेकिन अभी अगर बेसिक तुमको बताऊँ तो देखो ये अपनी मेमोरी है रैम, इसको एक स्टैक मानो। अब स्टैक क्या होता है ये सब अपन कल देखेंगे, चिंता मत करो। मान लो ये नॉर्मल रैम है, अभी तो मान लो नॉर्मल रैम है ये, ठीक है? तो मेन फंक्शन यहाँ पे आया होगा, रैम में मेन फंक्शन आया।
अब मेन फंक्शन ने क्या-क्या चीज़ें बनाई, ए बनाया, बी बनाया और आंसर बनाया। इसने ना 12 बाइट की मेमोरी, इंटीजर है सारे तो 12 बाइट की मेमोरी इसने रोक ली। फिर उसके बाद है ना दूसरा फंक्शन बना होगा, इस फंक्शन में कॉलिंग हुई है, इस फंक्शन की कॉलिंग हुई है। तो इस फंक्शन ने भी कोई कुछ मेमोरी, अब इसकी जो भी मेमोरी होगी, क्या कितनी मेमोरी होगी ये तो ये जाने, लेकिन कमी होगी वो इसने एक्वायर कर ली होगी। ठीक है, मान लो अब जितनी बार भी मान लो सी आउट नहीं करा था मैं और कोई मेरे को 10-15 जगह पे यूज़ करना है इस फंक्शन को, तो मैं यहाँ पे दोबारा फंक्शन लिखूँगा, तो वापस से इधर ये फंक्शन जाके मेमोरी लेगा। ठीक है? मान लो मैं और फंक्शन लिख रहा हूँ लाइन में और इस बार-बार इस फंक्शन को कॉल करूँ, जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मेरे स्टैक में वापस से ना इस फंक्शन के लिए एंट्री बनेगी। तो तुम देख रहे हो कि बार-बार मैं एंट्री बनी जा रही है, बनी जा रही है। तो अगर मान लो मेरे को इंटू है ना 10 या फिर 15 टाइम्स है ना इसको यूज़ करना है, तो 10-15 एंट्रीज़ तो मेरे सेम फंक्शन की ही है। ठीक है? और कोड इतना कुछ बड़ा है नहीं, छोटा-सा एक छोटा-सा कोड है। ठीक है? एक छोटा-सा कोड है, एक लाइन का। तो क्या मैं इसको ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि इसकी मेमोरी जो यूज़ हो रहा है बार-बार, इस मेमोरी को बचा सकूँ? मतलब मेरा जो स्टैक है, जो मेरी रैम है, वो मेरी एम्प्टी रह सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इनलाइन फंक्शन का। तो तुमने देखा होगा रेफरेंस वेरिएबल में भी अपन मेमोरी बचा रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल करके भी अपन मेमोरी बचा रहे हैं और वापस मैक्रो करके भी मेमोरी बचाई और इनलाइन करके भी अपन मेमोरी ही बचा रहे हैं। ठीक है? तो अब इनलाइन फंक्शन कैसे बनाते हैं देखो, नॉर्मल फंक्शन क्या था, इंट से स्टार्ट होता था, बस मैं आगे लिख दूँगा इनलाइन। ठीक है? बस आगे मुझे इनलाइन लिखना है। अब इनलाइन से होगा क्या? सेम काम होगा जो मैक्रो में होता था। मतलब अब जहाँ पे भी गेट मैक्स लिख रखा है ना, वहाँ पे जाके ये लाइन चेंज हो जाएगी। जहाँ पे भी गेट मैक्स लिख रखा है ना, वहाँ पे जाके ये लाइन से वो गेट मैक्स रिप्लेस हो जाएगा। जो मैक्रो कर रहा था, वो ये कर रहा है। तो अब तुम बोलोगे कि यार भैया मैक्रो बना लो, इनलाइन क्यों बना रहे हो? मैं बोला हाँ, वो ही बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, बस मेरे को तो बताना था कि तरीका ऐसा भी है, तुम ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है? तो मैक्रो बनाओगे तो भी यही काम होगा, बस वो मैक्रो की जो वैल्यू होगी आईजे उठा के तुम यहाँ डाल सकते हो। उसमें भी अपन ने टर्शरी ऑपरेटर करके देखा था, एबी वाला चीज़ करके देखी थी, यहाँ पे आईजे वाली चीज़ करोगे, वही चीज़ है। या तो मैक्रो बना लो या फिर इनलाइन फंक्शन बना लो, ठीक है? सेम ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि इनलाइन फंक्शन हमेशा, क्या मैं कितना ही बड़ा कोड लिख दूँ, 50 लाइन का कोड लिख दिया किसी फंक्शन में, तो क्या इनलाइन फंक्शन होगा? बोला कभी नहीं होगा, जीवन में ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कंपाइलर में। जो तुम्हारा कंपाइलर है सी प्लस प्लस का, जिसको तुम जीसीसी बोलते हो, जो भी है ना? मिनजीडब्ल्यू जो भी है तुम्हारा, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मान लो तुम्हारा 1 से लेके 2, 1 डेढ़ 2 लाइन का कोड है, तो वो तो पक्का इनलाइन हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा इसके थ्रू से कि इनलाइन होगा। 2 या 3-4 लाइन का कोड है, 2 से 4 लाइन का कोड है, 2 से 4 लाइन का, तो भाई कुछ डाउट है कि 2 दिन कुछ संदेह है कि भाई शायद हो जाए, शायद नहीं हो। कुछ पक्का नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 4 है, तो वो तो कभी नहीं होगा भाई, वो तो कभी नहीं होगा। नेवर, नेवर, नेवर कभी नहीं होगा भाई। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे कि इस फंक्शन को इनलाइन बनाना है, अप्रूव करना है, अगर नहीं करना। अगर ये अप्रूव कर देता है कि हाँ भाई ये इनलाइन फंक्शन है, बन सकता है इनलाइन, तो ये लाइन क्या होगी, इस गेट मैक्स वाली लाइन से यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी और आंसर में सीधा अपने को वैल्यू स्टोर हो जाएगी और ये कोई मेमोरी में जगह भी नहीं लेगा। जो इनलाइन फंक्शन है ये मेमोरी में कोई जगह नहीं लेगा, क्योंकि कंपाइल होने से पहले रिप्लेस ही हो रहा है। कोई मेमोरी एलोकेट हुई नहीं, उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है? तो तुमको इनलाइन फंक्शन भी समझ में आ गया। अब एक और चीज़ रह रही है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो देखो उसको फटाफट देखते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखते हैं क्या होता है, उसके पहले समझते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मान लो कोई एक फंक्शन है, उसको है ना कुछ एक पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3। ये उसकी क्या बोलते हैं, डिमांड है कि भाई मेरे को है ना 3 पैरामीटर चाहिए तभी मैं काम करूँगा। इसने कुछ यूज़ कोड लिख रखा है इधर और तुम यहाँ मेन फंक्शन में बैठे हो। ठीक है? अब तुमने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, अब तुम चाहते हो कि भाई मैं एक पैरामीटर दे दूँ, दूसरा पैरामीटर दे दूँ, लेकिन तुम तीसरा पैरामीटर पास नहीं करना चाहते यार। तो इस केस में, नॉर्मल केस में तो क्या एरर आ जाएगी, क्योंकि उसको रन करने के लिए एक तीसरा पैरामीटर चाहिए। तीसरा पैरामीटर चाहिए पर तुम तीसरा पैरामीटर देना ही नहीं चाहते। ठीक है? तो इस केस में तुम क्या कर सकते हो, इस पैरामीटर को तुम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बना सकते हो। इसको तुम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बना सकते हो। अब कैसे बनाओगे? देखो, मेरा एक फंक्शन है प्रिंट, इसके अंदर एक एरे पास हो रहा है, उसकी साइज़ पास हो रही है और एक स्टार्टिंग इंडेक्स पास हो रहा है। इंडेक्स है स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है? अब क्या हो रहा है, आई से स्टार्ट होके एन तक जाएगा
और ARR की वैल्यू प्रिंट कराएगा और ये तो हैंडल है, ठीक है। ये मेरा एरे है 1 2 3 4 5, साइज़ इसकी 5 है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन ऊपर लिखनी चाहिए थी शायद। नहीं, नहीं, अगर मैं ना सिंपल 0 पास कर दूँ, सिंपल अगर मैं 0 पास कर दूँ तो 1 2 3 4 5 और ये वाली तुम एक बार स्किप करो, 1 2 3 4 5 5 प्रिंट हो रहा है। मतलब ये ना i 0 से चला होगा, n तक गया होगा और वैल्यू प्रिंट हुई होगी, ठीक है। अगर अब मैं 0 पास नहीं करूँ, अगर मैं 0 तो भी अभी 1 2 3 4 5 चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंट स्टार्ट है ना, ये पहले 0 से इनिशियलाइज़ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज़ है। मतलब कि भाई अगर तुम्हें कोई पैरामीटर देना है तो दे, कोई बात नहीं। अगर नहीं देगा देगा तो मैं उस वहाँ से वैल्यू को मानूँगा। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यू पास कर दूँ 2 3 4 5, तो ये उस वैल्यू को मानेगा। अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दे दूँगा, तो वो 0 मानेगा उस वैल्यू को। बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 मानेगा और कोड में जाके 0 से ही जो काम जहाँ पे भी 0 स्टार्ट होगा वो 0 मानेगा उस वैल्यू को, ठीक है। तो ये तो हो गया बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ेशन। और अगर ना तुमको मान लो खुद की तरफ से कोई वैल्यू भेजनी है, तुम वो भेज सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 भेजा, तो स्टार्टिंग में मैंने इंडेक्स क्या भेजा 2, तो 0 1 2 मतलब 3 4 5 प्रिंट होना चाहिए था। तो तुम देख रहे हो स्टार्टिंग इंडेक्स 2 से 3 4 5 वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये वाली चीज़ तुमको समझ आएगी कि भाई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का काम क्या है। अब यहाँ पे एक देखनी क्या है, ये तुम ऐसे नहीं कर सकते कि मान लो मैंने स्टार्ट को तो बनाया नहीं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट और मैंने बोला इंट n इज़ इक्वल्स टू 5, ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मैंने पहले बना दिया। मैं इसी को नहीं करता, तो देखो फटाफट से एरर आ गई। एरर क्या आ रही है? अपन इसके ऊपर रन करेंगे तो एरर दिख जाएगी। देखो, इधर एक एरर आ रही है और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 3 वॉइड, मतलब थर्ड जो है ना वैल्यू उसके लिए ना डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग है। मतलब इसका मतलब क्या है, जब तुम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट अगर तुमको बनाना है, तो तुमको हमेशा उसको ना राइट साइड से बनाना पड़ेगा। मतलब तुम ऐसे बीच में से उठा के किसी भी पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। तुम्हें इस साइड से इनिशियलाइज़ करना होगा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। मतलब तुमने स्टार्ट को कर दिया, तो अब तुम एन को कर सकते हो। अब तुम एन को डिफ़ॉल्ट बना सकते हो। ऐसे पहले स्टार्ट को नहीं बनाया और तुमने सीधा एन को बना दिया तो एरर आएगी। तुम बीच में से किसी पैरामीटर को रैंडमली डिफ़ॉल्ट नहीं बना सकते। तुमको राइट चलना पड़ेगा। पहले राइट वाला बन गया, अब उसके अगला बनेगा, फिर उसी के अगला बनेगा, ठीक है? अब मान लो तुमको स्टार्ट को नहीं बनाना और सीधा एन को बनाना है, तो तुम क्या करो, स्टार्ट को मत बनाओ और मतलब एन को पहले लिख दो, स्टार्ट को बाद में लिख दो। यही करना है और क्या है। यहाँ लिख दो एन और यहाँ लिख दो स्टार्ट, ठीक है? तो पहले एन लिख दो, तुमको अगर केवल एन को बनाना है, स्टार्ट को नहीं बनाना, तो तुमको मतलब समझ आएगा हमेशा राइट साइड से डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट तुमको बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इतना ही था यार इस वीडियो में, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। रेफ़रेंस वेरिएबल में अपन ने क्या पढ़ा कि पास बाय वैल्यू कैसे करते हैं और पास बाय रेफ़रेंस करते कैसे करते हैं। और रेफ़रेंस वेरिएबल क्या होता है, एक ही मेमोरी एड्रेस को मल्टीपल वेरिएबल से या फिर मल्टीपल नेम से अपन बुला सके, उसको बोलते हैं रेफ़रेंस वेरिएबल। तो उसका अपन ने सिंटैक्स देख लिया और अपन ने पास बाय वैल्यू करके देख लिया और पास बाय रेफ़रेंस करके देख लिया। उसके बाद अपन ने देखी मैक्रो क्या होता है। तो मैक्रो क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है और जहाँ पे भी वो मैक्रो यूज़ हुई हुई होती है उसकी वैल्यू से उसको उसको चेंज कर देता है, उसकी वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देता है कंपाइल टाइम से पहले। ठीक है। तो अपन ने 2-3 इनिशियलाइज़ेशन देखा कि भाई फ़ंक्शंस कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स में मैक्रोज़ कैसे बना सकते हैं और अपन एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, मतलब इफ एल्स वाले, टर्सरी ऑपरेटर वाले, अपन ने ये चीज़ें देखी। उसके बाद अपन ने देखा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्कोप में इनिशियलाइज़ या डिक्लेयर हुए हुए होते हैं और उसकी जीवन, उनका लाइफ स्पैन उसी स्कोप में होता है। और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो पूरे कोड फाइल के लिए एक्सेसिबल होते हैं, उसको अपन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इनलाइन फ़ंक्शन अपन ने देखा कि भाई कंपाइलर पे डिपेंड करता है, 1 से 2 लाइन का है तो इनलाइन होगा, 2-3 लाइन का है तो हो सकता है ना हो और 3 या 3 से 4 से ज़्यादा है तो वो कभी नहीं होगा। ठीक है। तो इनलाइन फ़ंक्शन क्या होता है, ये भी वही है, मैक्रो की तरह काम करता है। जहाँ पे भी वो फ़ंक्शन कॉल हुआ होता है जो कि इनलाइन बना हुआ होता है, उसकी उनकी लाइन से वो रिप्लेस हो जाती है लाइन्स। ठीक है, तो वाली चीज़ मुझे समझ में आ गई। उसके बाद अपन ने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देखा कि भाई कोई फ़ंक्शन है, कुछ पैरामीटर माँग रहा है और अपने को नहीं देने तो राइट साइड से अपन उसको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बना सकते हैं। तो इतना ही था यार इस वीडियो में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपन पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं स्टैटिक मेमोरी, जो स्टैक से अपन स्टैक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और डायनामिक मेमोरी कैसे बनाते हैं, न्यू डिलीट कीवर्ड क्या होते हैं और हीप वगैरह में इसका कैसे इनिशिएशन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।